गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बिनोइड्स, जो कि एक्चुअली होता क्या है, वो मेटल जब कार्बिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसको हम बोलते हैं मेटल कार्बिनाइड्स। अब इसमें हम कवर करेंगे जनरली अकॉर्डिंग टू कार्बिन से किस टाइप के कार्बिन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो है आपके कार्बिनाइड्स को भी क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें फ्रीजर कार्बिनाइड, श्रॉक कार्बिनाइड्स। तो ये जो फ्रीजर और श्रॉक है, ये साइंटिस्ट लोग हैं, इन्होंने मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है अलग अलग नेचर का मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स को क्या किया, सिंथेसाइज किया। तो वहां पर उनके अकॉर्डिंग इनको क्या कर दिया गया, नॉमेनक्लेचर कर दिया गया कि ये इस टाइप के कार्बिनाइड्स हैं, और नहीं ये थोड़े दूसरे टाइप के प्रॉपर्टीज को कर रहे हैं, तो ये थोड़े से दूसरे कार्बिनाइड्स होंगे। मतलब इनका डिस्कवरी कौन किया, इन्होंने किया, तो इसको इस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो ये कुछ नहीं है, जब आपका एक कार्बिन लिगेंड, कार्बिन जो है लिगेंड की तरह काम करे और वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले, तो सिंपल सी बात है, मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इसी को ही फिर और क्या बोल दिया जाता है, मेटल कार्बिनोइड्स। तो देखिए, जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स है कार्बिन कॉम्प्लेक्स, उसमें मेटल कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कार्बिन जो होता है वो एक, अभी मैं आगे बताऊंगा इसको, वो जो है एक न्यूट्रल स्पीसीज होता है। न्यूट्रल स्पीसीज होता है, ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो उसके पास जो दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनसे जो है मेटल जो है क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। और वहां पर आप ये बोल सकते हैं कि कार्बिन जो है मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स में दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के साथ साथ आप ये बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दिया तो सीधा एक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये जो है आपका बैक बॉन्डिंग भी कर लेता है। बैक बॉन्डिंग के कारण आप ये बोल सकते हैं कि मेटल और कार्बिन के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बिन में बैक बॉन्डिंग की भी टेंडेंसी होती है, और अगर आप न्यूट्रल एटम मेथड से कैलकुलेट करें तो वहाँ पर ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्डिंग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको जो है दो इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ साथ बैक बॉन्डिंग होने के कारण डबल बॉन्डेड कैरेक्टर में उठाया जाता है। तो एक सबसे पहले तो हमको थोड़ा सा कार्बिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कार्बिन एक्चुअल में होता क्या है, कैसे इसको क्लासिफाई किया जाए। फिर अगर ये हमको समझ आ जाता है तो फिर आपको मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो देखिए, कार्बिन इज एन ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम कैरी 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, आउट ऑफ 4 आर बॉन्डिंग एंड 2 आर नॉन बॉन्डिंग। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इसको सब जानते हो। जैसे कि देखो, ये कार्बिन है, कार्बिन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस कार्बिन कार्बिन के कंडीशन में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 6 इलेक्ट्रॉन इन द सेंस कि देखो यहाँ पर कार्बन के वैलेंस शेल में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक जो है आपका ये जी देगा इस बॉन्डिंग के थ्रू, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें एक कार्बन का है और एक जो है आपका जी का है। वैसे ही इसमें एक कार्बन का है और एक जी का, वाई का है। तो अल्टीमेटली कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जी का और एक इलेक्ट्रॉन वाई का। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, तो ये तो बात हुई आपकी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इनमें से कुछ जो है बॉन्डिंग कैरेक्टर के होते हैं और कुछ जो है नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, उन 6 में ध्यान दीजिए, ये जो है आपका दो जो है इसमें बॉन्डिंग किया है और दो जो है इसमें बॉन्डिंग किया है। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि 4 जो है बॉन्डिंग कैरेक्टर के हैं, और ये जो 2 हैं वो नॉन बैंड बॉन्डिंग कैरेक्टर के हैं। मतलब ये जो है अभी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बीन। ठीक है, ये इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये आपका एक न्यूट्रल स्पीसीज होता है। अब देखिए,
यहाँ पर एक सेकंड, ठीक है। हाँ देखो, जब ये G और Y जो है आपके हेलोजन है, दोनों हेलोजन है, तो इसको बोल देंगे अपन डाई हेलो कार्बिन। और जब यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप हो और एक H हो, तो इसको बोल देंगे अपन फिनाइल कार्बिन। तो ये टाइप्स ऑफ कार्बिन है कि अगर G और Y जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका अगर नेचर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हैं कि वहां पर उसका नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली सभी क्या है, कार्बिन्स। वैसे ही अगर यहाँ पर एसाइल ग्रुप जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं एसाइल कार्बिन। देख लीजिए यहाँ पर COCH3 एसाइल ग्रुप जुड़ गया तो ये कहलाएगा आपका एसाइल कार्बिन। तो ये तो बात हुई कार्बिन्स की बेसिक डेफिनेशन। अब देखिए मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स में ये जो कार्बिन होता है उसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोकेटायन। कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोकेटायन ना, तो कार्बोकेटायन पहले क्या होता है, तो कार्बोकेटायन भाई कार्बन के ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। अब देख लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकेटायन है। अब सपोज अगर ये एसिड है, अगर ये एसिड की तरह बिहेव करे, और एसिड की तरह बिहेव करे इन द सेंस अगर ये H प्लस रिमूव करे, H प्लस रिमूव करेगा तो भाई ये जो आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनका, उनको ये छोड़ करके H प्लस के फॉर्म में जब ये रिमूव होगा दैट इज माइनस H प्लस। तो भाई माइनस H प्लस इन द सेंस यहाँ पर जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ बोल दीजिए कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज था, अल्टीमेटली जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर क्या करके छोड़ के जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर माइनस लगेगा। अब देखो एक ही के ऊपर माइनस है और एक ही के ऊपर प्लस है, अरे तो कहने का मतलब ये है कि ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव होगा ना तो इसके ऊपर निगेटिव होगा, बट यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर अब अनशेयर्ड कंडीशन में होंगे। और चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक ही के ऊपर है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है आपका न्यूट्रल है, यहाँ पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। और ये बना कब, जब आपका कार्बोकेटायन जो है एसिड की तरह बिहेव करेगा, H प्लस रिमूव करेगा, तब ये बना। और यही तो आपका क्या है, कार्बिन है। अब देखो इस स्पीसीज और इस स्पीसीज, दोनों स्पीसीज में सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस है। एक H प्लस ये एक्सेप्ट कर लेगा, दैट इज बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये बन जाएगा, और ये जब H प्लस रिमूव करेगा तो ये बन जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि जब कोई एसिड और बेस में सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस ऑफ ईच अदर। तो ये H प्लस दे रहा है इसलिए कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये आपका H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए कॉन्जुगेटेड बेस। आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कार्बिन जो है कॉन्जुगेटेड बेस है इसका कार्बोकेटायन, कार्बेनायन का नहीं, नहीं आपका मेथेन का, ऐसा नहीं बोलना है। कार्बोकेटायन का वो क्या होगा आपका एक कॉन्जुगेटेड बेस होगा, ठीक है। अब देखिए ऑन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे या उनके नेचर पे कि वो पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड है, उसके अकॉर्डिंग कार्बिन को क्या किया जाता है, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। और वो कैटेगरीज कौन है, तो देखिए कार्बिन्स को अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके दो टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं। एक है आपका सिंगलेट कार्बिन और दूसरे को बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। तो ये सिंगलेट और ट्रिपलेट जो नॉमेनक्लेचर है वो आपका आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी से, कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पर तो उसका टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है आपका वो कितना आएगा। तो अगर वो सिंगलेट नेचर का होगा तो उसको सिंगलेट कार्बिन बोल दिया गया, जब वो ट्रिपलेट नेचर का हुआ स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो उसको ट्रिपलेट कार्बिन बोल दिया गया, ठीक है। तो सिंगलेट में क्या कंडीशन होंगी,
ट्रिपलेट में क्या कंडीशन होंगी, इनको अच्छे से हमको समझना है, क्योंकि अगर कार्बिन का क्लासिफिकेशन समझ आ गया तो हमको कार्बिनॉइड्स का भी क्लासिफिकेशन आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए ये है आपका सिंगलेट और ये है आपका ट्रिपलेट। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि दोनों ही कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो हमको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या याद होना चाहिए कि कार्बिन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, चाहे वो सिंगलेट हो चाहे वो ट्रिपलेट हो। अब जब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है तो बताइए यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो होंगे ही। अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो एक तो आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब चूंकि इसके प्लेनर होगा, ये क्या होगा, प्लेनर होगा। भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्लेनर स्ट्रक्चर ही होता है, तो ये वाला आपका एक ऑर्बिटल जो है वो आपका क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। वैसे ही आपका जो है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है आपका ये वाला ऑर्बिटल जो है वो तीसरा हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया क्या भाई आपको? अब आपको ये समझना है कि ये आपका pz ऑर्बिटल जो है वो pz ऑर्बिटल इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। अब परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर देखो, तो इस कंडीशन में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बिन के जो आपके थे वो पेयर्ड दिख रहे होंगे, एक ही ऑर्बिटल में दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं और दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। इसका मतलब दोनों जो है अनपेयर्ड कंडीशन में है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में। तो इन्हीं सबको हमको मेंशन करना है कि सिंगलेट कार्बिन में कैसा होता है, ट्रिपलेट कार्बिन में कैसा होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ चीजें प्रेजेंटेशन में आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलेंगी, कुछ चीजों को मैं यहीं पास मेंशन करूंगा, तो आप उसको यूट्यूब में आपका ये रिकॉर्ड हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो उनको नोट करते चलना, क्योंकि मैं उसको मिटा दूंगा, ठीक है। समझ आ रहा है? आगे बढ़ूं? चलो, तो देखो यहाँ पर अगर हम कार्बिन की बात करें तो ये जो आपका कार्बिन है इसमें मैं क्या बोला कि दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन इसमें जो है वो अनपेयर्ड हैं। तो ट्रिपलेट में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इन अनपेयर्ड कंडीशन, ठीक है। तो अगर ये पेयर्ड हैं तो पेयर्ड के लिए अब अच्छा यहाँ पर इसमें भी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखिए, तो देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1। s जो है आपका टोटल स्पिन एंगुलर स्पिन क्वांटम नंबर होता है, तो वहां पर दोनों जो है पेयर्ड हैं, तो एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली जो है आपका 2s प्लस 1 के फार्मूले से इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या आएगा, 1। और जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 1 होता है तो उसको बोलते हैं सिंगलेट फॉर्म। और जब इसमें अगर देखें तो देखो यहाँ पर दोनों ही आपका जो है क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कंडीशन है, तो दोनों के लिए आपका स्पिन क्वांटम नंबर जो है प्लस हाफ होगा। तो प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ इज इक्वल टू एस का वैल्यू क्या आ गया आपका 1। तो एस का वैल्यू जब 1 आएगा तो यहाँ पर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 3 आ जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। अब देखो ये सिंगलेट समझ आ गया, ट्रिपलेट समझ आ गया। अब अगर कोई पूछता है कि भैया बताओ तो इसमें जो है आपका जो डायमैग्नेटिक नेचर, मतलब एक मैग्नेटिक नेचर किसका क्या होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा कौन पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म पाया जाएगा, जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पर डायमैग्नेटिज्म पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो आप बोल सकते हैं कि सिंगलेट जो है डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, लेकिन आपका जो ट्रिपलेट है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो ये चीजें आपको समझ आई क्या? हाँ, बोला यह जाता है कि जनरली सिंगलेट कार्बिन्स आर लेस स्टेबल और ट्रिपलेट कार्बिन्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो
इसको तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये जनरल कंडीशन है। अभी जब कार्बिन्स की बात हो रही है ना, कार्बिन्स, तो कार्बिन्स की बात हो रही है तो वहां पर सिंगलेट जो होता है लेस स्टेबल होता है, और ट्रिपलेट जो होता है मोर स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ट्रिपलेट का ज्यादा है सिंगलेट से। होता क्या है, आपका यहाँ पर ये जो है सिंगलेट ही बनता है, लेकिन स्टेबिलिटी के कारण जब यहाँ पर ये क्या होता है, फ्लक्चुएट होकर के आपका जो है ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी ट्रिपलेट की ज्यादा होती है, इसलिए इस प्रकार का कन्वर्जन पाया जाता है। नहीं तो ज्यादातर आपके रिएक्शंस में पहले सिंगलेट बनता है, फिर सिंगलेट बनने के बाद ये जो है ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस लाइन को थोड़ा सा आप याद रखना, क्योंकि जब मैं कार्बोनाइड्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसको मैं जस्ट उल्टा बोलूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, उस फैक्टर्स को हमको थोड़ा सा यहाँ पर वहां पर समझेंगे। यहाँ पर आपको क्या समझाना है कि अगर कार्बन की बात हो तो वहां पर ट्रिपलेट जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है सिंगलेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कार्बोनाइड्स की। तो कार्बोनाइड्स कुछ नहीं है बल्कि जो मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स था उसी को ही क्या बोलते हैं, कार्बोनाइड्स, ठीक है। तो देखिए इसके टाइप्स की अगर बात करें तो फीजर कार्बिन जो है आपका कॉम्प्लेक्स बना है तो फीजर कार्बिनाइट बोल देते हैं। श्राप कार्बिन जो है आपका जो है क्या बना है, कॉम्प्लेक्स बना है, तो आपको उसको श्राप कार्बिनाइट बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कार्बिन है, कार्बिन के साथ मेटल जुड़ा हुआ है, मेटल और कार्बिन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब सिंपल सी बात है, ये मेटल और कार्बिन का कॉम्प्लेक्स है। अब जहां पर ये जो आपके जो कार्बिन है उनका नेचर अगर सिंगलेट हो, दैट इज फीजर टाइप हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, तो फीजर कार्बिनाइड्स। तो आगे इसी को तो पढ़ना है हमको कि फीजर कार्बिनाइड्स में किस तरह का कार्बिन यूज होता है, श्राप कार्बिनाइड्स में किस तरह का कार्बिन यूज होता है। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बिन्स फिर आपको वहां पर क्लासिफाई किया जाता है फीजर कार्बिनाइड्स में, मेटल और श्राप कार्बिनाइड्स में। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर मेटल और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको नेचर थोड़ा समझा देता हूँ कार्बिन का, कि जब वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो कितना उसके ऊपर चार्ज माना जाता है आपका एक न्यूट्रल एटम मेथड में, ठीक है, और कितना इलेक्ट्रॉन वो डोनर होता है। तो देखिए द कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बिन विथ मेटल इज नोन एज कार्बोनाइड्स, यही तो हम बोल रहे थे। ये जो है चार्ज जो होता है ना, चार्ज -2 ऑन कार्बिन बोला जाता है, लेकिन कब आप बोल रहे हैं, जब वो मेटल के साथ जुड़ गया तब। समझ आ रहा है भाई, जब हम कार्बिन पढ़ रहे थे तो ये क्या था, एक न्यूट्रल लिगेंड था, एक न्यूट्रल स्पीसीज था। लेकिन अब मैं आपको कुछ पिछले लेक्चर में ले जाऊंगा कि हम वहां पर क्या बोलते थे कि मेटल के साथ भी अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम न्यूट्रल एटम मेथड में उसको ये मानते थे कि भाई यहाँ तो ये तो एक न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है, और न्यूट्रल लिगेंड होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, लेकिन उससे तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जब कार्बन जुड़ा हो मेटल के साथ तो वहां पर जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता था तो हम उसको -1 चार्ज वाला मानते थे कि नहीं, और जब वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता था तो उसको हम -2 कंडीशन में मानते थे, और जब वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता था तो हम उस कार्बन को -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मानते थे। तभी तो एक माइनस के लिए एक बॉन्ड, दूसरे माइनस के लिए 2 बॉन्ड, और तीसरे माइनस के लिए तीसरा बॉन्ड। तो आप बोल सकते हैं कि जब वो मेटल के साथ कार्बन कॉम्प्लेक्स बनाया है तो उसके ऊपर चार्ज आपको क्या काउंट करना है, -2 चार्ज। अब एक माइनस के लिए, क्योंकि आपको पता होगा न्यूट्रल एटम मेथड में पर नेगेटिव चार्ज आपका एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर एक कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, कौन बताएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स में कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इसके ऊपर -2 चार्ज कंसीडर किया जाता है, तब जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन कार्बन जो है एक न्यूट्रल स्पीशीज होता है। चलिए अब बात करते हैं फीजर कार्बोनाइड्स की।
यहाँ से अब आपको समझने की जरूरत है कि कब हम फिजर कार्बोनाइड्स बोलेंगे किसी को। सिंपल सी बात है, अब हमको सिर्फ फोकस करना है कि ये कैसा कार्बोनाइड है जिसमें कार्बन का नेचर किस टाइप का है। तो देखिए, यहाँ पर जब फिजर कार्बोनाइड्स की बात होती है तो ये लीजिए मेटल और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर कार्बन से कुछ ग्रुप जुड़े होंगे भी, ऑब्वियसली कुछ ग्रुप जुड़े होंगे। तो वो जो ग्रुप्स कौन से हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका फिजर कार्बोनाइड डिसाइड होगा। कार्बन का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग फिजर कार्बोनाइड है कि नहीं है वो डिसाइड होगा। तो फिजर कार्बन में होता क्या है कि ये जो आपके दो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास अनसेयर, उन दो इलेक्ट्रॉन से ये क्या करता है, आपका जो मेटल को डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब जो है आपका कार्बन के पास, अभी हम पढ़ रहे थे जब इसका मैं ऑर्बिटल दिखाया था, तो इसे कार्बन के पास इसका पीजेड ऑर्बिटल जो होता है भैया वो क्या होता है, वैकेंट होता पैकेट। है। अब वो वैकेंट होता है तो भैया यही तो बात, मौका मिला तो फिर मेटल जो है उसके साथ बैक बॉन्डिंग कर जाता है और बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बनाता है। दैट इज ये हो गया आपका सिग्मा और ये हो गया आपका पाई। समझ आया क्या? लेकिन समझने वाली बात ये है कि इस टाइप का जो कार्बन कॉम्प्लेक्स है वो जो है फिजर ने आपको क्या किया, ऑब्टेन किया। अब फिजर ने ऑब्टेन किया है तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि इस टाइप के कार्बन का जब लिंकेज होगा मेटल के साथ तो उन सभी टाइप को आप क्या बोलेंगे, फिजर कार्बोनाइड्स। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कंडीशन बन रहा है वो कंडीशन ट्रिपलेट वाले में नहीं बनेगा। और ट्रिपलेट वाले में क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें भैया क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ऐसे कंडीशन में तो यहाँ पर तो ये भाई बैक बॉन्डिंग के लिए मेटल तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। समझ रहे हो क्या? यस सर। तो वहां पर इस टाइप का जो है आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो जिन जिन कार्बोनाइड्स में इस टाइप का इंटरेक्शन हो कि आपका कार्बन का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा डोनेशन करे और पीजेड ऑर्बिटल जो है वैकेंट इलेक्ट्रॉन वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए, तो वो आपका क्या हो जाता है, फिजर कार्बन या फिजर कार्बन कॉम्प्लेक्स, फिजर कार्बोनाइड्स कहलाता है। और जैसे ही ये कंडीशन ना होकर के दूसरा कार्बन यूज हो जाएगा, दैट इज ट्रिपलेट वाला कार्बन यूज होगा मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स में, तो उसको बोल दिया जाता है सॉफ्ट कार्बोनाइड्स। क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन क्या कहलाता है, सॉफ्ट कार्बन कहलाता है। क्लियर है भाई? चले आगे बढ़ते हैं। फिजर कार्बोनाइड्स जो होते हैं वो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करता है। मतलब अकॉर्डिंग टू मेटल ये जो है लास्ट इनका जो टोटल एन जब निकालोगे तो 36, 3D सीरीज के होंगे तो 36, 4D सीरीज के होंगे तो आपका वो 54, 5D सीरीज के होंगे तो 86। तो वो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के जो आपका रूल है उसको ये जो फिजर कार्बोनाइड्स हैं वो फॉलो करते हैं। ये जो कार्बन यूज हुआ रहता है यहाँ पर फिजर कार्बोनाइड्स में वो सिंगलेट कार्बन है। स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, फिजर कार्बन होगा। अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ऑब्वियसली इसको तो दोनों ही कंडीशन में sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देने वाली क्या बात है, इन सच टाइप ऑफ कार्बन, यहाँ पर ये आएगा, सच टाइप ऑफ कार्बन आर गुड एक्सेप्टर बिकॉज these possess vacant unhybrid p orbital which can involve in back bonding with metals। तो यही तो बात कर रहे थे, ठीक है। तो यही तो बात कर रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो आपका पीजेड ऑर्बिटल है वो वैकेंट होता है, उसी में क्या कर देता है, ये बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है मेटल के साथ। तो फिजर कार्बोनाइड्स में मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है कार्बन के साथ।
ठीक है। अब बैक बॉन्डिंग करना है मेटल को इसमें, तो मेटल को कैसा होना चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। दैट मीन्स मेटल इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच होना चाहिए। अब इसको बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है, तो वही बैक बॉन्डिंग में पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि बैक बॉन्डिंग कब बढ़ता है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, मतलब मेटल के पास जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन भरे होंगे उतना ही आसानी से वो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है। ये सब तो पहले से जान रहे हो आप। अरे इन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से याद रखना है, यही प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप क्या करते हैं, पहचानते हैं कि कौन से टाइप का ये कार्बिनोइड फीजर है कि स्ट्रॉक है। ठीक है, देखिए, और ये जो लिगेंड है ना, लिगेंड एक स्पेक्टेटर लिगेंड जिसको बोलते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई अगर हम कार्बोनिल पढ़ रहे थे तो कार्बोनिल में सीओ को छोड़ करके और जो लिगेंड होते थे वो स्पेक्टेटर लिगेंड कहलाते थे। तो वैसे ही हम कार्बिन कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो कार्बिन को छोड़ करके और जो लिगेंड्स होंगे यहाँ पर वो आपके क्या कहलाएंगे, स्पेक्टेटर लिगेंड्स। ये जो स्पेक्टेटर लिगेंड्स हैं वो फिजर कार्बोनाइड्स में पाई एक्सेप्टर होते हैं। पाई एक्सेप्टर मतलब मेटल जो है इधर भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि ऐसे लिगेंड जुड़े हुए हैं इनके साथ जो खुद क्या कर सकते हैं, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। समझ आया क्या भाई? तो ये प्रॉपर्टीज हैं फिजर कार्बोनाइड्स की। एग्जांपल है आपका, ये एक फिजर कार्बोनाइड्स का एग्जांपल है। देख लीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काउंट करो भाई। काउंट करो, कर रहे हो रहा है क्या? यस सर। बिल्कुल। यस सर। ये क्या 6 इलेक्ट्रॉन वाला है क्या, क्रोमियम D4S2 पेयरिंग करके सीधा D6। टंगस्टन ठीक है, तो 6 6 2 8 और 10 18। यहाँ पर EN फॉलो हो रहा है। टंगस्टन जो है बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियसली होगा। ये जो कार्बिन है ना, कार्बिन, ये कार्बिन जो है सिंगलेट कार्बिन। अब सिंगलेट कार्बिन है कि कैसे पहचानोगे, उसी सबको हमको सीखना है कि कब वो सिंगलेट होगा कब वो ट्रिपलेट होगा। ये डिपेंड करेगा भाई कि इधर जो जुड़े हुए लोग हैं वो कौन है, ये मेटल जो जुड़ा हुआ है वो मेटल का कैसा नेचर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बात आएगी कार्बिनोइड्स की तो वहां पर सिंगलेट जो कार्बिनोइड्स है उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ट्रिपलेट कार्बिनोइड दैट इज स्ट्रॉक कार्बिनोइड से बढ़ जाएगी। और जब हम सिर्फ स्पेशली कार्बिन की बात कर रहे थे तो वहां पर ट्रिपलेट की जो स्टेबिलिटी है वो सिंगलेट से ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो इसका जब ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा जाता, ऑर्बिटल डायग्राम बोलता हूँ, जब इसकी एमओटी डिस्कस की जाती है ना, तो वहां पर वो पेयरिंग एनर्जी जो होती है ना, डेल पी इज ग्रेटर देन होता है डेल ई। ये कॉन्सेप्ट जानते हो कि जब आप पढ़ते होगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वगैरह, तो यहाँ पर ये डेल पी डेल ई, अरे वो क्यों पेयरिंग हुआ क्यों पेयरिंग नहीं हुआ, समझते हो? यहाँ पर ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो या तो ये एक्साइट हो सकता है या तो ये यहीं पर पेयर कंडीशन में हो सकता है। तो एक्साइट होगा तो उसके लिए एनर्जी क्या होगी, डेली। और पेयरिंग कराना है तो उसको उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। तो सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन के कंडीशन में क्या होता है कि पेयरिंग कराना मुश्किल होता है। पेयरिंग कराना मतलब डेल पी की जो एनर्जी होती है, पेयरिंग एनर्जी वो ज्यादा होती है डेली से, तो भाई कम कौन है, डेली। इसलिए जो है पेयरिंग नहीं हो पाता है। और वो क्या बोलते हैं, नहीं भैया हमको पेयर्ड कंडीशन में नहीं रहना है, हमको सिंगलेट आपका जो अनपेयर्ड कंडीशन में रहना है, दैट इज ट्रिपलेट फॉर्म में रहना है। इसलिए वहां पर सिंगलेट कार्बिन के रेस्पेक्ट में ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। समझ आया? लेकिन जैसे मैं आपको आगे अब पढ़ाऊंगा कि इसके ग्रुप्स कैसे होंगे, जी का नेचर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एनर्जी। क्योंकि ऑब्वियसली जब पेयरिंग होती है ना तो बैक बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है।
सिंगल टू डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी आ जाती है, तो उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ते चली जाती है। इसलिए इस कंडीशन में वो जो है ट्रिपलेट में न रह करके सिंगलेट कंडीशन ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो उन्हीं सबको आपको समझना है, इतने प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई है, क्योंकि आज इस लेक्चर में मैं पूरा आपको क्या करूंगा, इस पूरे कार्बोनाइट्स के पूरे जो चिट्टे बट्टे हैं ना, सभी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, कौन से किस टाइप से वेरिएशन है दोनों में, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। फिर लास्ट में फिर अपन देखेंगे कि इसमें अब अप्रोच कैसे करना है अपने को क्वेश्चन सॉल्यूशन का। ठीक है, तो देखो डीजर कार्बोनाइट्स की अगर हम आगे डिस्कस करें इसको, तो ये जो जी होता है ना, जी जो जुड़ा था आपका कार्बन से, जो आपका जी जुड़ा था, वो आपका जी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट इज जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपका ईथर वाला ग्रुप है OR, एमीन ग्रुप है, ठीक है, डिफरेंट टाइप NH2, NHR, NR2, ये सभी क्या है अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। तो अगर वो कार्बन से जुड़ा हुआ जो जी है ना, अगर वो आपका ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, तो वो जो कार्बिन है ट्रिपलेट ना होकर के सिंगलेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका कार्बिन है, इससे एक OR जुड़ा है, OR जुड़ा है, O ऑक्सीजन में लोन पेयर होगा, तो ये कार्बिन जो है सिंगलेट फॉर्म में आ जाता है। सिंगलेट फॉर्म में जब आता है ना ये, तो सिंगलेट फॉर्म में ही इसका जो पीजेड ऑर्बिटल है वो क्या होता है, अनपेयर्ड होता है। अब पीजेड ऑर्बिटल जब अनपेयर्ड होगा तो इसको क्या होता है, फायदा हो जाता है। ये जो है अगर मेटल के साथ जुड़ा भी नहीं रहता तो भी ये जो आपका OR है उसके साथ ये बैक बॉन्डिंग कर जाता है। और अच्छी बात क्या है कि मेटल और कार्बिन के बीच जो बैक बॉन्डिंग होती है, उससे और अच्छी बैक बॉन्डिंग इनके बीच होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी पाई बैक बॉन्डिंग पाया जाता है, पी पाई बैक बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग पाया जाता है वो पी पाई होता है। और सबको पता होगा कि पी पाई बैक बॉन्डिंग इज मोर डोमिनेंट या मोर एफिशिएंट देन पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इनकी सिमेट्री, साइज, वो सभी जो हैं मैच कर जाती है। ठीक, तो जब किसी कार्बिन से आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो ना, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम जो हो अनपेयर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स को मत रखो। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंडीशन में जब तुम इलेक्ट्रॉन रखोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं कर रहा है, बल्कि अगर तुम इसको पेयर्ड कर लोगे, पेयर्ड करते ही तुम जो है यहाँ पर इसको वैकेंट कर लोगे इस ऑर्बिटल को, तो जैसे ही इस वैकेंट ऑर्बिटल को तुम अवेलेबल करोगे तो हमारे पास लोन पेयर है, और उस लोन पेयर से हम क्या कर जाएंगे, पी पाई बैक बॉन्डिंग, जिससे तुम्हारी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सिंगल बॉन्ड से तुम डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ आ जाओगे। तो ये जो है ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है ट्रिपलेट को सिंगलेट में कन्वर्ट करने के लिए। और जब ये सिंगलेट कार्बिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तब जो है ये मेटल के साथ जब जुड़ता है, तो ये जो है अपना बैक बॉन्डिंग कैरेक्टर जो है, जब ये इधर शो कर सकता है तो साइमल्टेनियसली जो है वो मेटल के साथ भी बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण इधर भी आपका जो है बैक बॉन्डिंग का फिनोमिना प्रेजेंट होता है। तो उस कंडीशन को या उस तरह की जब आपकी बॉन्डिंग पाई जाती है मेटल कार्बिन के बीच, तो वो किस कैटेगरी को फॉलो करता है, कीजर कार्बोनाइट्स को फॉलो करता है। देखिए, अब बात कर, जैसे मैं बात कर रहा था कंपटीशन की, तो यहाँ पर दोनों तरफ बैक बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच, मेटल और कार्बन के बीच, और आपका कार्बन और ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपका जो है कंपटीशन होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी क्या बनेगी, तो एक कंडीशन तो हो सकता है कि मेटल के साथ ये जो आपका पीजेड ऑर्बिटल वैकेंट है वो आपका बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो ऐसा होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मेटल और कार्बन के बीच प्रेजेंट होगा। लेकिन ये जो है बैक बॉन्डिंग इधर भी कर सकता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। तो जब इधर बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर ये जो मेटल का डबल बॉन्ड है,
वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर वापस ले लेगा, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज इन द सेंस कि अब जो उसका जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो गया, पीजेड ऑर्बिटल, तो वहां पर ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। और ये जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्डिंग है, वहां पर पी पाई बॉन्ड होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर होता है डी पाई पी पाई बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑफ कार्बिन, बिकॉज सिमेट्री एंड साइज कंबाइनिंग पी ऑर्बिटल्स आर द सेम। और अगर तुमको समझ नहीं आता है तो भाई यहाँ पर कार्बिन का 2p, ये 2p z ऑर्बिटल ही तो है, ऑक्सीजन का भी तो ये 2p ऑर्बिटल ही है, तो यहाँ पर इसकी साइज भी सिमिलर है और इसकी सिमेट्री भी सिमिलर है, तो अल्टीमेटली इनके बीच का जो ओवरलैपिंग है वो काफी अच्छा होगा। हाँ, ऑब्वियसली इधर भी बैक बॉन्डिंग पाई जा रही है, लेकिन ये वाली जो बैक बॉन्डिंग है वो दूसरे वाली मेटल के साथ जो बैक बॉन्डिंग हो रही है उससे काफी अच्छी होगी, काफी स्ट्रॉन्गर होगी। क्लियर है? ये चीज समझ आया क्या आपको? जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स यस सर। सबको। जी सर। यस सर। चलो, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फ्रीजर कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए सबसे पहले जो आपका कार्बिन कॉम्प्लेक्स है वो फ्रीजर में ही आपका क्या किया है, सिंथेसाइज किया है। उन्होंने क्या किया, इनके साथ मिल करके एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्काइल लिथियम ऑन कार्बन एटम of hexacarbonyl tungsten, that is WCO6, followed by alkylation। जैसे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो एक एल्काइल लिथियम जो है ना, ये एक एल्काइल लिथियम RLi, ये एक प्रकार का, आप जब पढ़ते होगे क्या वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, कार्बन के साथ सीधा मेटल के साथ बॉन्डिंग, और एक RMGX यस सर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें एल्काइल ग्रुप जो होता है निगेटिव चार्ज रखता है। क्यों? क्योंकि हमको एक अगर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन चाहिए तो हम ग्रिग्नाल रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नाल रिएजेंट, ऐसे ही जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का यूज करते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक एल्काइल लिथियम, दैट इज एक वन टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, उसका जब रिएक्शन कराया तो ऑब्वियसली ये मेटल है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एल्काइल ग्रुप के ऊपर निगेटिव चार्ज। और सबको पता होगा भैया कार्बोनिल का कार्बन तो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो जब इन्होंने अटैक कराया तो इस आर ग्रुप का एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, तो ये कार्बन जो है अपना माइनस माइनस में जुड़ गया और कार्बन के ऊपर प्लस, तो ये आर जो है कार्बन से जुड़ गया पॉजिटिव जोन पर, और ये जो Li जो पॉजिटिव जोन है वो ऑक्सीजन के निगेटिव जोन पर जाके जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर एल्काइलेशन ही तो होगा। तो देखिए, हाँ आर जो है एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये अल्टीमेटली अब क्या हो गया, सी और ये O, आर, O में माइनस, माइनस के साथ Li प्लस, तो ये माइनस और Li प्लस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मेटल जुड़ गया। और ये कार्बन जो है कार्बिन कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक से जाकर के ये आर जुड़ गया। यहां तक समझ आया कि सबको? अब जब डिफरेंट डिफरेंट यस। रिएजेंट के साथ इसको यूज कराया गया, जैसे CH2N2 हो गया, MEI हो गया, और आपका ये जो बोरान का ये एक कॉम्प्लेक्स, सॉरी एक मॉलिक्यूल हो गया, तो ये जब डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के साथ जब यूज कराया गया, रिएक्शन कराया गया इसको, तो यहाँ से चूंकि ये मेटल था, मेटल सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से यहाँ पर जुड़ा हुआ था, तो ये जो आपका
Mi प्लस हो गया, कार्बन यहाँ अपने पर पॉजिटिव फॉर्म में, यहाँ पर एक Mi पॉजिटिव फॉर्म में, ये जब जाके पॉजिटिव फॉर्म के रूप में जुड़े तो यहाँ ऑक्सीजन में माइनस, तो ये आपका OMe फॉर्म में जाकर के जुड़ गया, ये लीजिए। तो जब ये Me फॉर्म में जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ गया तो यहाँ पर देखो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किसी कार्बिन से जुड़ता है तो वो जो है उस ट्रिपलेट कार्बिन को सिंगलेट कार्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और सिंगलेट कार्बिन में कन्वर्ट, देखो यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप था वो देखो कार्बिन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही तो होता है कि कार्बिन देखो डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है कार्बन मेटल के साथ, और उस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है एक, मतलब ये सिंपल सी बात है, ये सिंगलेट कार्बिन दैट इज फीजर कार्बिन की तरफ क्या हो गया, मूव कर गया। तो ये एक मेथड था आपका फीजर कार्बिन बनाने की। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई। देखो अगर किसी को अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो जैसे कि सबको पता है कि यहाँ पर अगर ये BF4 माइनस है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही तो होगा। ये O है, ये Me है, और ये O है, ये Me है। अब ये ऐसे जुड़े Me के फॉर्म में जुड़ा रहेगा तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 Me जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन से तो भैया जब 3 Me जुड़ा रहेगा तो ये अपने लोन पेयर देकर ही तो यहाँ पर ये Me को जोड़ेगा, तो सिंपल सी बात है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जबरदस्ती ये जो BF4 माइनस इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के साथ आकर के जुड़ा रहेगा इसमें। तो ये और कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में यही है। तो देखो अब भाई ऑक्सीजन कब तक ऐसा रहता है, सबको पता है भाई वो आसानी से H3O प्लस बनाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो इस फॉर्म में नहीं रहता, वो H प्लस देकर के H2O फॉर्म में फिर से आ जाएगा, न्यूट्रल फिर हो जाएगा। तो वैसे ही इस रिएजेंट के साथ भी ये जब Me प्लस के फॉर्म में ये रिमूव करता है तो वहाँ पर सिंपल सी बात है ये Li जो है वो रिमूव होकर के वहाँ पर Mi जुड़ जाता है ऑक्सीजन से। अब ये जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह एक्ट करने लग गया। एक ऑलरेडी ये ईथर ही तो है, ईथर ही टाइप का तो दिख रहा है, तो आपका ये हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, फीजर कार्बिन। कंडीशंस क्या हैं, जितने भी कंडीशंस आप पढ़े हैं पूरे कंडीशंस यहाँ पर आप यहाँ उसको चेक कर सकते हैं, सभी के सभी कंडीशंस यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। ये था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए आगे बढ़े भाई। Yes, sir. जी सर। तो देखो ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे आप देख सकते हो, कुछ नहीं, कभी एल्काइल ग्रुप जो है आपका वेरी करेगा, कभी मेटल्स लोग वेरी करेंगे, है ना। आपको लास्ट में जो आपको अगर पहचानना है वो एक्चुअली पूछेगा, वो पहले रिएक्शन करा देगा फिर लास्ट में पूछेगा बताओ तो ये जो आपका रिएक्शन दिया गया है उसमें कौन से टाइप का जो है आपका कार्बिन बन रहा है। तो पहले आप रिएक्शन कराते जाएंगे जैसे रिएक्शन होना है, फिर लास्ट में देखो कि प्रॉपर्टीज किसकी मैच कर रही है। तो भाई थोड़ा सा जब मैं सॉफ्ट कार्बोनाइट से चले जाऊंगा तो मैं कंपेयर कराऊंगा, देखो फीजर में ये डिफरेंस है और फ्रॉक में ये डिफरेंस है, तो वहां पर देखो ऐसे पहचानना है इन दोनों को। लास्ट में आपको पूछा कि फीजर बना है कि फ्रॉक, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में ये रिएजेंट बन ये कंपाउंड बन रहा है तो ये फीजर होगा कि फ्रॉक कार्बिन होगा, ये फ्रॉक कार्बिन होगा। ठीक है, चलो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा, नोट नहीं किया हूँ। जैसे कि एक रिएक्शन है CrCO6, अब CrCO6 को अपन रिएक्शन कराते हैं, ये NLi है,
या फिर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आए। एन और एल आई पहला रिएजेंट, और दूसरा है Et3O प्लस BF4 माइनस। चलो तो सॉल्व करो, क्या बनेगा। सॉल्व करो भाई फटाक से। बना, क्या बनाए। चलिए मैं बताऊं, सॉल्व हुआ क्या किसी सर से। CrO नहीं, हाँ, CO5 Cr हाँ C, ऑक्सीजन के साथ O Li देखो, और आप कार्बन आप बोल रहे हो CO5 फिर Cr देन T, क्या। कार्बन सर कार्बन। हाँ डबल बॉन्डेड, चलो कार्बन ठीक। एक वाले बॉन्ड पे ऑक्सीजन Li, ऑक्सीजन Li, नीचे वाले पे ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप, नाइट्रोजन के वेरी पिरिडिन वाला। ये लो पिरिडिन नहीं है ये ना, है ना। चलो ठीक है, तो देखो इतना कौन बनाया भैया, तो बहुत बढ़िया। अरे मैं तुम भी कुछ, बना था हाँ सर। तो कुछ भी बनाओ तुम लोग, बढ़िया तो है। अरे ये कुछ भी लिख के देगा तो क्या होगा, ये तो हमारा आर एल आई है, और आर एल आई में तो हम जानते हैं एक आर जो है कार्बन से डायरेक्ट जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उस कार्बन से मेरे को इसको आर को जोड़ना है। ये लो मेरा आर जुड़ गया, और ऑक्सीजन में माइनस, माइनस जब तक रहता है तो एल आई। लेकिन दूसरा रिएजेंट क्या दिया है, तो दूसरा रिएजेंट में ऑक्सीजन से जुड़ा कौन है, एथाइल ग्रुप। जब मेथाइल जुड़ता था तो मेथाइल जोड़ता था, जब एथाइल जुड़ा है तो एथाइल जोड़ दूंगा। तो एल आई के जगह में क्या जुड़ जाएगा, इथाइल। ये लो क्या बन गया ये, फीजर कार्बोनाइट। अच्छी बात क्या है कि इधर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इधर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर। तो ये भी आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। समझ आया, कर लोगे। जी सर। अब देखो अगर एक और है, और सपोज मान लो बहुत जल्दी आपका राइटिंग पे ना जाएगा, फिर ये जो दिक्कत है ना वो खत्म हो जाएगा, फिर बहुत जल्दी जल्दी क्लास आगे बढ़ेगी। सपोज मान लो यहाँ पर ये बी आर है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एन एम ई टू। अब बताओ यहाँ पर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ ब्यूटाइल लिथियम, क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को रिएक्शन कराना है। सपोज मान लो कि वही से ले लेते हैं जो थोड़ा सा कठिन लगता है, Ab3O प्लस BF4 माइनस। क्या बनेगा बताओ। तो देखो ये कुछ नहीं किया है, ये जो है आपका एक स्टेप जो है और बढ़ा दिया। एक स्टेप क्या बढ़ा दिया कि सबसे पहले हमको करना है मेटलेशन। मेटलेशन मतलब यहाँ पर ये जो बी आर है
उसको ये रिमूव कर देगा। तो जब Br को रिमूव करेगा तो यहाँ पर ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा और ये लिथियम इसमें माइनस, लिथियम के ऊपर प्लस, और लिथियम के ऊपर प्लस आएगा। दैट इज एक्चुअल में ये मेटलेशन या फिर जिसको बोलते हैं लिथिएशन, वही रिएक्शन करेगा। ये NMe2 और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस यहाँ पर ये जुड़ जाएगा आपका लिथियम प्लस। इसको बोलते हैं मेटलाइजेशन रिएक्शन। अब ये जो आपका माइनस है ये आपका रिएक्शन करेगा, जैसे कि CrCO6 ले लेता हूँ तो यहाँ पर Cr डबल बॉन्ड CO और इधर अगर अपन ले लेते हैं CO5, तो अब ये जो है यहाँ जाके जुड़ेगा और ये जो Ame है वो ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ेगा। तो अल्टीमेटली बनेगा क्या Cr और इधर पर CO5 और ये जो है आपका डबल बॉन्डेड कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर ये लीजिए। और कितने, ये जो माइनस है उसके एक नंबर के बाद जो नाइट्रोजन जुड़ा है तो माइनस यहाँ पर जो कार्बन से जो जुड़ेगा उसके एक कार्बन के बाद क्या जुड़ा है NMe ट्वाइस। तो यही तो बनेगा। तो कुछ नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू रिएक्शन आपको प्रोसीड करना है और इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, हाँ अब बात करता हूँ मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिजर कार्बोनाइड्स या फिर रिएक्शंस ऑफ फिजर कार्बोनाइड्स। हमने फिजर कार्बोनाइड्स बना लिए, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो होता क्या है, ये जो आपका कार्बोनिल है यहाँ पर देखो, सपोज हम यहाँ पर एक RCOR, तो ये एक प्रकार का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भी, कौन बताएगा? अरे ये कौन होता है RCOOR, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एस्टर। एस्टर होता है। एस्टर। तो यही तो है, ये एस्टर ही तो लिखा हूं यहाँ पर। अब एस्टर का कार्बोनिल जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, वो अपने तरफ इस पाई बॉन्ड को अगर ये इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करके रखता है तो यहाँ पर ये कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली कोई यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक कोई सेंटर आता है या न्यूक्लियोफिलिक कोई रिएजेंट आता है तो यहाँ पर अटैक कर जाता है। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कार्बोनिल का कार्बन जो है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होने के कारण कोई भी इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इस पर अटैक कर जाएगा। सपोज यहाँ पर एक एमीन ग्रुप है वो आकर के यहाँ पर जुड़ रहा है तो इसके अटैक से क्या बनेगा, ऑक्सीजन में माइनस, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन ग्रुप इससे जुड़ गया, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव। अब होता क्या है कि ये ऑक्सीजन जब रिपीट करेगा यहाँ पर, जब वापस डबल बॉन्ड फॉर्म में जुड़ेगा तो ये आपका OMe ग्रुप जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा और अल्टीमेटली ये MEOH एंड C डबल बॉन्ड O NR2PH। तो ये जो आपका एस्टर का OMe ग्रुप है उसको एमीन ग्रुप ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और ये रिएक्शन जो हुआ है, प्रोसीड हुआ है, वो आपका एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कारण हुआ है ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन। तो होता क्या है कि अगर कोई सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है तो वहां पर एक न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर सकता है। अब बात सिर्फ ये है कि जो कार्बिन होता है फिजर कार्बोनाइड्स का, वो कार्बिन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होने के कारण फिजर कार्बोनाइड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, so these are attacked by nucleophile, these are
अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है वैसे ही इनके पे अटैक हो सकता है। सपोज यहाँ पर देखिए ये क्रोमियम जो होता है ना, या फिर ये मेटल का जो जोन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करने के कारण जैसे ही ये जो है आपका मेटल जो है माइनस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, दैट इज ये पाई बॉन्ड को अपने तरफ एक्सेप्ट करके रखेगा, इसके कारण जो है ये फीजर कार्बोनाइट का जो कार्बिन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होने के कारण कोई न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है, और जैसे ही यहाँ पर अटैक हुआ है वैसे ही यहाँ पर भी अटैक होगा। क्रोमियम में इस बार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बनने वाला है, ये आपका बन गया Cr माइनस, और ये कार्बन पे जाकर के नाइट्रोजन जुड़ गया, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। फिर से क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये जब माइनस रिपीट होगा इधर, तो वहाँ पर ये जो आपका OMe ग्रुप है यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, और नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये H प्लस के रूप में, इसको H प्लस के रूप में रिमूव कर देगा, तो OMe माइनस और H प्लस दैट इज MEOH के फॉर्म में यहाँ पर भी एक आपका मेथेनॉल निकल जाएगा, और आपका क्या बनेगा भाई, COCr डबल बॉन्ड C। तो ये आपका कंप्लीट कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस कहाँ हुआ, ये जो आपका OMe ग्रुप है वो OMe ग्रुप एक एमीन ग्रुप से रिप्लेस हो गया, और ये जो आपका रिएक्शन है वो इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने के कारण प्रोसीड हुआ। ठीक है, हाँ ध्यान ये देना है कि अभी भी कोई दूसरा चीज नहीं बना है, इस रिएक्शन में अभी भी एक फीजर कार्बोनाइट से दूसरा फीजर कार्बोनाइट बना है। इतना है कि इस फीजर कार्बोनाइट से दूसरा फीजर कार्बोनाइट के लिए एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने से आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बन जाएंगे कि एक तो मेटल्स वगैरह को चेंज कर देगा, दूसरी चीजें क्या हो जाएंगी कि ऑब्वियसली ये आपका न्यूक्लियोफाइल है उसको चेंज कर देगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल को चेंज करेगा तो क्या पता यहाँ पर NHR NHR2 ऐसे कुछ भी वो रिएजेंट यूज कर सकता है। तो देखो क्या बनेगा भाई इसका, बताइए जल्दी। क्या बनेगा, सर वही बनेगा बस ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और ऑब्वियसली NHR बस जाके जुड़ जाएगा। करना कुछ नहीं है भैया, ये अपने लोन पेयर को देता है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कंट्रोल करेगा, तो बोलता है कि कोई प्रोटॉन है क्या, रे देखो प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन होगा तो वो H प्लस फॉर्म में रिमूव कर दूंगा मैं आसानी से, एसिडिक नेचर को कर दूंगा, उस कंडीशन में फिर मेरा जस्ट के तस जैसे आपका लोन पेयर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और इतना सब करने के लिए ये जो इसको क्या करना पड़ता है, OMe को माइनस फॉर्म में बाहर करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको जोड़ना है तो इसको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, और इसको जब ये जब बाहर निकलेगा तो OMe माइनस फॉर्म में, और यहाँ से H प्लस मिलेगा तो ये मेथेनॉल बन जाएगा। OMe की जगह में सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटाओ NHR जोड़ दो, हो गया आपका सॉल्यूशन। ये लीजिए मैकेनिज्म वही सेम मैकेनिज्म, कोई नया नहीं है आपका, सिर्फ देखो OMe की जगह में क्या जुड़ गया, NHR। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इजी भी है। हाँ थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। ठीक है भाई, चलो देखिए, अब अगर NHR2 है तो NHR2 जो है तो वहां पर कुछ नहीं करना है, ये प्रोटॉन को निकालिए और प्रोटॉन को निकाल करके OMe की जगह में NR2 जोड़ दीजिए, आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और ये सभी रिएक्शन किसके कारण हो रहे हैं, फीजर कार्बोनाइट के जो कार्बन है
उसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के कारण ये पूरा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। ये ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, OMe को हटाना है, उसी जगह में जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जुड़ा है उसको जोड़ लेना है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है उसको जोड़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ूं। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द एडिशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स और एल्कीन फ्रॉम मेटालोसाइकिल व्हिच कैन ब्रेक डाउन टू अ कार्बिन एंड एल्कीन। ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का रिएक्शन है। होता क्या है कि सपोज मान लो कि अभी जो है आपका ये जो आपका कार्बिन है, कार्बिन जो फिजिकल कार्बिन जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, उसमें अगर कोई न्यूक्लियोफाइल्स, कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो या फिर एल्कीन हो, ये तो ऑब्वियसली एल्कीन है तो भाई वहां पर क्या होगा, कार्बन का ही तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। तो होता क्या है, सपोज मान लो कि ऑक्सीजन ये रेजोनेंस के कारण जो है इसके ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर के कारण इस कार्बन के ऊपर माइनस बन गया। अब भैया जब इसके ऊपर माइनस बनेगा तो ये तो अब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करने लग गया, और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करने लग गया तो ये जो है फ्रीजर कार्बिनाइड में कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है वहां पर ये अटैक कर जाएगा। तो ये जो है आपका बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली क्रोमियम पे माइनस और इस पर प्लस आएगा तो सीधे जो है आपका ये जो आपका माइनस है वहां पर अटैक कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या बन गया आपका, यही तो बना, ये कार्बन जो है आपका जुड़ गया कार्बिन कार्बन से, फिनाइल जुड़ा है, OMe जुड़ा है और क्रोमियम। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब ऐसा कंडीशन हो कि जब एल्कीन हो आपका न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एल्कीन या फिर कार्बन कंटेनिंग को न्यूक्लियोफाइल हो, तो उस कंडीशन में ये जो क्रोमियम का माइनस है, पहले होता क्या था, ये जस्ट फिर से कार्बिन कार्बन की तरफ इधर रिपीट होता था, लेकिन इधर रिपीट ना हो करके ये जो है जब आपका ऐसा कंडीशन हो तो ये चूंकि ये ऑक्सीजन का जो आपका लोन पेयर जो पहले ये दिया हुआ था उसको लेने के लिए जब ये रिपीट ये क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पर इस आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो जाता है, और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के क्रिएशन के कारण ये जो माइनस है वो यहाँ पर अब अटैक कर जाता है, और यहाँ पर अटैक करने के साथ साथ एक मेटेलोसाइकल्स बन जाता है इस मैकेनिज्म में। और मेटेलोसाइकिल मतलब एक ऐसा साइकिल जिसमें मेटल खुद इंक्लूड होता है, इसको बोलते हैं मेटेलोसाइकिल। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या क्या बन गया, आपका मेटेलोसाइकिल बन गया। अब ये मेटेलोसाइकिल जो है एक अनस्टेबल है, ये ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो ये कार्बिन एंड एल्कीन में ये ब्रेक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये CrCO5 जो है वो OR से जुड़ गया, ये देखिए यहाँ सीधा ये जो OR है उससे जुड़ गया, और आपका हाइड्रोजन, और सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ये जो आपका PHOMe है दैट इज ये कार्बिन, ये लीजिए ये कार्बिन जो है पूरा का पूरा यहाँ पर एक कार्बिन जो है रिमूव हो गया, और इस कार्बिन से जुड़ा ये वाला जो कार्बन है उसके साथ ये डबल बॉन्ड बना लिया दैट इज एल्कीन, और यहाँ पर इस कार्बिन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ये लो। तो ये कब होगा, जब इस तरह का कोई रिएजेंट होगा, जब मेटेलोसाइकिल बनने की जब टेंडेंसी होगी तो आपका इस तरह से रिएक्शन होगा। अरे आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराना, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। उसके बाद ये जो कार्बोनिल का कार्बन, जो आपका कार्बिन का जो कार्बन था, उस कार्बिन के मेटल तरफ के बॉन्ड को तोड़ो, और
दूसरे तरफ जो है आपका बॉन्ड को बनाओ। क्लियर है? ये लो बन गया। और क्रोमियम के साथ के किसको जोड़ेंगे भाई? ये आपका कार्बन है, उस कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ क्रोमियम के साथ जोड़ दो। तो यहाँ पर ये OR और इसके पास जो एक H था उसको इसमें जोड़ दो। तो कोई देखेगा अगर इसको ध्यान से तो भैया हुआ कुछ नहीं है, पूरे इस रिएक्शन में हुआ कुछ नहीं है। इस डबल बॉन्ड को देखो और इस डबल बॉन्ड को देखो, ठीक है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस वाले जोन को हटाओ, पूरा डबल बॉन्ड फॉर्म में ये लो, ये बन गया। और डबल बॉन्ड फॉर्म में यहाँ से पूरा क्रोमियम से हटा दिए, तो डबल बॉन्ड फॉर्म में इसको इस डबल बॉन्ड के जगह में यहाँ पर इसको इस कार्बन को जोड़ दो, ये लो आपका ये बन गया। तो ये ट्रिक समझ आया क्या भाई? पहचानना क्या है सिर्फ आपको, कौन से किस टाइप का रिएजेंट है तो कौन सा रिएजेंट कहाँ पर जुड़ेगा। अरे कर लोगे? यस सर। चलो अगर कर लोगे तो यस देखो सर। सिंपल सा बात है। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, सेम इसको मिटाता नहीं हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ। इस फेनिल के जगह पे मैं एक एमी लगाता हूँ और यहाँ पर एक एच लगा क्या बोलते हैं एमी लगाता हूँ। अब बताओ प्रोडक्ट में सीधा ट्रिक में कैसे बनाओगे, सीधा प्रोडक्ट में कैसे बनाओगे? सर CrCO5 डबल बॉन्ड OR Me। तो होगा कुछ नहीं। देखो हमको करना क्या है, अरे भैया ये डबल बॉन्ड एक कार्बिन वाला अलग निकालना है, तो ये क्रोमियम के जगह में कार्बन लगा दो। सपोज मान लो, और चलो और थोड़ा सा अगर हम इसको डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं, तो सपोज मान लो यहाँ पर एथाइल लगाते हैं, तो बताओ एथाइल कौन से में आएगा, इसमें जुड़ेगा कि इसमें जुड़ेगा? सर क्वेश्चन रिपीट करिए। अरे देखो क्वेश्चन इसमें देखो स्क्रीन में, यहाँ पर मैं एमी लगाया हूँ, यहाँ पर एथाइल लगाया हूँ। अब बताओ कि एथाइल वाला जो है कहाँ पर आएगा और मेथाइल वाला कहाँ पर आएगा? अरे कुछ करना कुछ नहीं है। देखो ये क्रोमियम के जगह में ये एथाइल वाला जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? एथाइल। और ये पीएच के जगह में क्या लिए थे अपन? एमी, तो ये एमी, ठीक है? वैसे ही ये जो OR है, OR से जो कार्बन जुड़ा है उससे पहले H जुड़ा था, अब कौन जुड़ा है? एमी, तो ये H के जगह में क्या आएगा? एमी। अरे समझ आया? देखो ये अटैक कर रहा है एथाइल वाला कार्बन से, तो ये जो कार्बन जुड़ा है कार्बिन कार्बन से, ये यहाँ पर ये कौन वाला होगा? एथाइल वाला। और ये कौन है? मेथाइल वाला। तो यहाँ पर कौन जुड़ा है? मेथाइल। यहाँ पर कौन जुड़ा है? एथाइल। अरे ठीक है, तो करना क्या है यस सर। भैया? तो इसको इधर जोड़ो, और इस बॉन्ड को इधर लाओ, डबल बॉन्ड इधर जुड़ गया, तो डबल बॉन्ड इधर बना तो ये एथाइल ये हो गया, ठीक है? और आपका इधर जो है हाइड्रोजन वाले जो मिथाइल है वो आपका मेटल मेटल के साथ जुड़ जाएगा। समझ आया? तो करना कुछ नहीं है आपको, जिधर अटैक हो रहा है ना, जिस जोन से अटैक होगा उस जोन वाले को इस कार्बिन के कार्बन से जोड़ देना, और जिधर से अटैक हो रहा है उसके दूसरे जोन पर ये वाला कार्बन, उसको कहाँ से जोड़ देना? डबल बॉन्ड में मेटल के साथ। आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सीधा सॉल्व। समझ आया? पहचानना क्या है सिर्फ आपको कि भैया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला जो इफेक्ट चल रहा है उसके कारण कौन सा जोन जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो रहा है, मतलब वहां से वो अटैक करेगा तो कौन सा जुड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ो, बन जाएगा। चले आगे भाई। यस सर। समझ तो आ रहा है ना बाकी लोगों को?
जी सर। चलिए अब देखिए, द एडिशन ऑफ एल्कीन कैन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेटालोसाइकिल। अभी वही जो तो देख रहे थे, दिस कैन ब्रेक डाउन अ कार्बिन एंड एल्कीन और रिडक्टिव एलिमिनेशन मे टेक्स प्लेस टू गिव साइक्लोप्रोपेन। तो ये थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है, बाकी रिएक्शन वही है। एल्कीन का जब एडिशन होगा तो वही साइकिल बनेगा जिसमें मेटल जो है इंक्लूड होगा। लेकिन इसमें जो है, सपोज ध्यान दो, ये आपका एक कार्बिन कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है यहाँ पर। ध्यान देना, ना तो मैं मेटल को दिखाया हूँ कि कौन सा मेटल है, ना तो मैं लिगेंड को दिखाया हूँ यहाँ पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है तो मैं अभी तो नहीं बोलूंगा कि ये फिजर कार्बिनाइड है, ठीक है। लेकिन जब ये ऐसा रिएक्शन आपको दे दिया जिसमें एल्किन के साथ रिएक्शन करा रहा है इस कार्बिन कॉम्प्लेक्स का, तो ध्यान देना ये जो है आपका इस तरह से मेटेलोसाइकिल बनाता है। और जब इस तरह से मेटेलोसाइकिल बनाएगा तो सबको पता है, देखो ध्यान दो, पर हो कुछ नहीं रहा है। तो जैसे अभी हम पीछे मैकेनिज्म देख रहे थे वैसे ही तो हो रहा है। क्या हुआ है भाई, पहले कार्बिन के ऊपर ये अटैक किया है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर माइनस, और ये मेटल के ऊपर क्या आया है, निगेटिव। तो अल्टीमेटली जो है ये कार्बिन पर जुड़ने के कारण इसके ऊपर क्या है, सॉरी हाँ, इसके ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव। ओके ओके ओके, देखो ये रिएक्शन ना थोड़ा सा दूसरे जगह का है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा आपको वो कर रहा हूँ। चलो, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये आपका एल्कीन वाला जो, ये मेटल वाला जो, और ये जो है इसका डबल बॉन्ड वाला जो रिएजेंट, ये है आपका रिएजेंट। तो कोई बोलेगा अरे सर यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, 2+2 साइक्लो एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको फिजर कार्बोनेट में शायद गलत जगह इसी रिएक्शन को इंक्लूड कर दिया। ये एक फिजर कार्बोनेट नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पर एक क्या नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। दैट इज जब R और H होता है तो वो एक श्राप कार्बोनेट के कैटेगरी में आ जाता है। और जब ऐसा होता है तो होता क्या है कि इस कार्बिन का नेचर चेंज हो जाता है। कार्बिन का नेचर दैट इज, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक 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 नेचर। अब ये क्या हो जाता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी शो करने लग जाता है, जो कि हम किसमें पढ़ेंगे, श्राप कार्बोनेट। तो श्राप कार्बोनेट में अगर ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करने लग जाता है तो इसके ऊपर आएगा माइनस और मेटल के ऊपर आएगा प्लस। तो यहाँ पर जब ये इसका प्लस आई लग जाएगा तो इसमें माइनस और इसमें प्लस। ये एक सिंपल रिएक्शन है, अगर मैं इसको समझाऊं इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पे, तो यहाँ पर इस टाइप का क्या बन जाएगा, आपका एक मेटेलोसाइकिल बन जाएगा। कुछ टाइम बाद हम श्राप कार्बोनेट पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रुप होंगे तो श्राप कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई मेटेलोसाइकिल की, चलो यहाँ पर मेटेलोसाइकिल तो बना लिए अपन। अब आगे क्या होगा, तो यहाँ से दो तरह से रिएक्शन हो सकता है। एक तो यह कि ये जो आपका R है ये इधर से डबल बॉन्ड बना ले, इधर वाला जो है डबल बॉन्ड को तोड़ दे, आई मीन यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाए। दैट इज ये कार्बिन वाला जो कार्बन है वो अब मेटल के साथ में जुड़ करके इस दूसरे वाले जो रिएजेंट है उसके फ्रेगमेंट्स में आ गया, ये लीजिए, तो ये एल्कीन बन गया। सपोज ये ऐसा ना करके आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन करता है तो ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। साइक्लोप्रोपेन कैसे बनेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, ये यहाँ से आपका ये साइक्लिक आपका जुड़ जाएगा, मेटल जो है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो
ये होता है आपका साइक्लोप्रोपेन बनना, और ये एक ग्रुप होता है जिसमें एल्कीन बनना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, ये जो आपका रिएक्शन है ये श्रॉफ कार्बोनाइट का रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं भाई अगर इसके अकॉर्डिंग में देखूँ CH4 को, तो ये जो है आपका एक श्रॉफ कार्बोनाइट का एग्जाम्पल होना चाहिए। ये क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्रैप्ट्री के बुक का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने चाहिए। चलो अब देखिए, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कार्बिन जो होता है फीजर कार्बिन, वो आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज विथ रिएजेंट सच एज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में जो सीरियम होता है वो आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली पाया जाता है। तो जिसको हम कैन भी बोलते हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट या DMSO डाइमेथाइल सल्फोक्साइड या पायरिडीन एन ऑक्साइड, इवन विथ एयर टू गिव कीटोन। फीजर कार्बिन से क्या बन रहा है आपका कीटोन, लेकिन किसके साथ? सीरियम अमोनियम नाइट्रेट, DMSO, पायरिडीन इन ऑक्साइड के साथ या एयर के प्रेजेंस में। सपोज ये आपका क्या है, एक फीजर कार्बिन है। अब इसको मैं फीजर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर यहाँ पर जुड़ा है तो ऑब्वियसली ये सिंगलेट कार्बिन है, और सिंगलेट कार्बिन अगर यहाँ पर है तो ये फीजर टाइप का कार्बिन होगा। यहाँ पर मेटल जो है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन हो सकता है। अगर ये मेटल्स होंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक रूल EM को फॉलो करेगा इस कंडीशन में। तो जब ये DMSO डाइमेथाइल सल्फोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कीटोन बनता है, बोलते हैं। कैसे बनता है कीटोन? तो देख लो भाई, ये आपका कीटोन बन गया और ये आपका मेटल का कॉम्प्लेक्स बन गया। अरे तो करना कुछ नहीं है, जब ऐसा रिएक्शन हो, जब फीजर कार्बोनाइट का DMSO CaN सेरिक अमोनियम नाइट्रेट या पायरिडीन एन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन आपको कराया हो, कुछ नहीं करना है। ये सल्फर के डबल बॉन्ड के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है, उस ऑक्सीजन को इस कार्बिन के वाले जो आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, उस कार्बन से जाके ऑक्सीजन जोड़ देना। तो ये लो, ये ऑक्सीजन अब कार्बिन वाले अब कार्बन से जुड़ गया डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो सल्फर जो है आप किसके साथ जुड़ गया डबल बॉन्ड के साथ? मेटल के साथ। ये लो, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड दिखाया है, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर बैक बॉन्डिंग वगैरह होगा डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है आपको, ये जो मेटल कार्बिन के बीच जो डबल बॉन्ड है वहां पर कीटोन बनाना है, तो कार्बन के यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उससे ऑक्सीजन का DMSO का ऑक्सीजन को जोड़ दो, ठीक है, और सल्फर को आपको मेटल के साथ जोड़ दो। आपका क्या हो गया? रिएक्शन कंप्लीट। समझ आया क्या भाई? अरे तो ये कीटोन बनाने का एक मेथड है क्या? कीटोन बनाने का मेथड है क्या? आगे बढ़ूं तो देखो भैया, थोड़ा सा अगर इसको मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं तो करना कुछ नहीं है, तुम ये कर लेना, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये मेथाइल ग्रुप है। होता क्या है यहाँ पर 2+2 साइक्लोएडेशन करा दो, ठीक है। ये लो, यहाँ पर ये बॉन्ड जोड़ लो, इसको यहाँ ये कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ऑक्सीजन जो है भैया न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो इधर ये ऑक्सीजन को कार्बन के साथ जोड़ो, ठीक है, और ये आपका सल्फर को मेटल के साथ जोड़ो। तो पता चलेगा कि भाई देखो, मैं सिंपल क्या लिख रहता हूँ, ये आपका मेटल जुड़ गया, ये आपका सल्फर जुड़ गया, ये आपका कार्बन, और ये आपका ऑक्सीजन। ये लो, यहाँ भी तो मेटेलोसाइकिल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? OMe, और यहाँ पर क्या है? PH, और ये इधर क्या जुड़ा है? सल्फर के साथ 2Me। अब जब ऐसे हीट करोगे इसको, तो हीट करोगे तो होता क्या है भैया, जो बॉन्ड बना है वो तो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो करना क्या है भाई, कौन सा बॉन्ड को बनाया? इस बॉन्ड को बनाए हो, इस बॉन्ड को बनाए हो, तो इसी को थोड़ी तोड़ोगे। तो करो क्या,
ये जो है यहाँ टूट जाता है, ये जो है इधर चले जाता है, तो अल्टीमेटली ये मेटल के साथ कौन जुड़ गया, मेटल के साथ जुड़ गया डबल बॉन्ड के साथ सल्फर, और कार्बन के साथ कौन जुड़ गया डबल बॉन्ड के साथ ये OMe और ये PH, दैट इज कार्बिन वाला जो कार्बन उससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ लो और मेटल के साथ डबल बॉन्ड के साथ सल्फर को जोड़ लो, तुम्हारा रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट। समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ें। अब देखो, अगर ये लो, ये रिएक्शन है, क्या करोगे भाई तुम लोग? ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स है कार्बिन का, उसमें मैं स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट को रिएक्शन करा रहा हूँ। तुमको ना कभी कभी ना पता है Ce4 बस दे देगा। एक मैं क्वेश्चन देख रहा था प्रेप्ट्री का, उसमें सीरियम के साथ सीधा वो प्लस पर ऑक्सीडेशन बस दिखाया था और फिर वो रिएक्शन करा दिया था। ठीक है, तो थोड़ा तैयार रहना। चलो, क्या करोगे भाई? अरे करना कुछ नहीं है, ये कार्बिन वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड से क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन, तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। समझ आया? देख लो, ये वाला डबल बॉन्ड टूटा और आपका मेटल के जगह में कौन जाके जुड़ गया, ऑक्सीजन। तुमको बनता क्या है, रिएक्शन है। ठीक हो? क्लियर है? अरे लंबा है लेक्चर, थोड़ा जल्दी चलते हैं। इसमें बताओ क्या बनाओगे, इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? कैसे मंजू? जी सर। क्या बनेगा? अरे नाम बोल के नहीं बता पाओगे भाई। यहाँ पे भी ना कीटोन बनेगा और ना ये वाले के साथ जो सल्फर वाला जो ऑक्सीजन है वो सल्फर है ना वो जाके जुड़ेगा और Me। मेरे को ये बताओ कि कैसा कीटोन बनेगा, कहाँ पर जुड़ेगा ऑक्सीजन? MCO5। अरे कुछ करना नहीं है, जो बोल रहे हो MCO5 तुमको बनाना थोड़ी है, तुमको वहां पर ऑप्शन पहचानना है। MCO5 के जगह में तुमको क्या दिखेगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन। ये बन गया, तो तुमको तो ये पूछेगा ही, समझे? तो याद होना चाहिए कि जब DMSO सिलिकॉन अमोनियम नाइट्रेट इन सब तरह फिजर कार्बोनाइट के साथ रिएक्शन होता है, तो मेटल का जो मेटल डबल बॉन्ड जो जुड़ा रहता है कार्बन के साथ, वहां पर मेटल को हटा करके उस डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जोड़ना है, तुम्हारा कीटोन बन गया। क्योंकि कार्बन है तो कार्बन में कार्बन तो होगा ही, और कार्बन से जब डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कीटोन तो होगा ही। समझ आया? यस सर। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। और अच्छी बात क्या है, ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन आपको, कोई एकदम भयानक सा एकदम कठिन वाला नहीं पूछेंगे, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, क्या तुम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के गए हो, क्या तुमको ये चीज पता है। अगर पता है तो तुमको सेकंड नहीं लगेगा यहाँ से 4 नंबर गेन करने में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक रिएक्शन और दिखा देता हूँ। ये जो आपका फिजर कार्बोनेट का जो कार्बन है या जो कॉम्प्लेक्स है, वो जो है आपका रिड्यूस हो जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन भी हाइड्राइड फॉर्म में होता है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का होता है, और यहाँ पर भी इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के हाइड्राइड नेचर होने के कारण यहाँ पर ये जो है रिड्यूस कर देता है कार्बिन लिगेंड को। ठीक है, और कार्बिन लिगेंड को जैसे रिड्यूस करेगा तो सिंपल सी बात है, जो आपका डबल बॉन्ड है वहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड के जगह में 2 हाइड्रोजन लगा दो, तुम्हारा ये जो है आपका रिड्यूस प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है भाई?
तो ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फिजर कार्बोनेट्स। आगे बढ़े। देखिए एक इम्पोर्टेंट और इसका नेचर है फिजर कार्बोनेट्स को, एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर ऐसे है कि एक्चुअली होता क्या है कि फिजर कार्बन को abstraction of beta proton to the metal atom may occurs by a base such as an organolithium। एक बेस ही होता है तो ब्यूटाइल लिथियम, इसमें ब्यूटाइल जो माइनस चार्ज होता है इसलिए वो आसानी से वो H+ रिमूव हो जाता है। The resulting negative charge can be deployed on the metal, the anion then can be alkylated by the carbon dioxide। तो ये तो वर्ड है, अब हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में वो क्या है, हम बोल क्या है। तो देखो ये एक आपका एक कार्बन कॉम्प्लेक्स है, और कैसा कार्बन है, फिजर कार्बन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है अगर कार्बन से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में मैं पहचान पा रहा हूँ कि ये जो है एक फिजर कार्बन का एग्जाम्पल है। अब अगर ये फिजर कार्बन का एग्जाम्पल है तो एक्चुअल में होता क्या है, ये ब्यूटाइल लिथियम जो है एक प्रकार का बेस होता है, लेकिन ये बेसिक नेचर कब से पड़ेगा, तो भाई सबसे पहले रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन में होता है, लेकिन बात होनी चाहिए क्या, बेस के सामने एसिड होनी चाहिए और एसिड के सामने बेस होनी चाहिए। तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, बाद में दुनिया भर का अटैक इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये सब बाद में होगा। तो होता क्या है कि कभी कभी ये जो आपका अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन जो होता है फिजर कार्बन वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, दैट इज मेटल जो है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है ज्यादातर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई बॉन्डिंग है उसमें जो है आपको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है। तो अल्टीमेटली मैं ये बोलूँ क्या कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाई कि कीटोन है, सपोज समझ लो कीटोन के पास वाला जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, करके सुने होते हैं हम। क्यों? क्योंकि कीटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो इसमें प्लस आ जाएगा। बेचारा क्या करे इस प्लस को, इसको न्यूट्रल करना या फिर डबल बॉन्ड बनाना, तो ये H+ दे देता है, डबल बॉन्ड इधर बन जाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करने के कारण होता क्या है, इसके जो बीटा हाइड्रोजन है मेटल के रेस्पेक्ट में, जो आपका बीटा हाइड्रोजन है ये अल्फा पोजीशन मान लो, ये बीटा पोजीशन मान लो, तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करना चालू कर देगा। और एसिडिक कैरेक्टर शो करता है तो यहाँ पर का जो H है वो H+ फॉर्म में रिमूव हो जाता है जब स्ट्रॉन्ग बेस को यूज हो। और ब्यूटाइल लिथियम जब यहाँ पर रिएक्शन करता है तो ये एसिड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और एसिड जब H+ को जब ये एक्सट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर क्या छोड़ देता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से H+ निकला है, ये आपका बीटा हाइड्रोजन दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, इसको जो है ब्यूटाइल जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इसमें क्या आ गया माइनस। अब माइनस जो है अगर इधर आता है तो ये आपका मेटल जो है इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ बदल लेता है, इसमें माइनस आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक ये स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा। अब होता क्या है कि सपोज मान लो कि अगर ये इस रिएजेंट से ये फिर से रिएक्ट करता है तो आपका ये फिर से इस माइनस वाले जोन में जा करके जुड़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से Cl- फॉर्म में निकल गया, जैसे यहाँ पर ये प्लस बन गया, तो ये CH2+ONe जो है इस माइनस से जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जब इस माइनस से जाकर के जुड़ जाएगा उसके बाद क्या होता है, ये ONe जो है ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये H जो है यहाँ से H+ फॉर्म में निकल करके MeOH बनाता है, दैट इज ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, मतलब ये एक्चुअल में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और अल्टीमेटली तुम्हारा क्या बन जाएगा, एल्की ये अल्फा बीटा पोजीशन पर
मेटल के अनसैचुरेशन आ गई। क्लियर है? तो ये होता है, इस टाइप का रिएक्शन होगा एसिडिक नेचर ऑफ फ्यूजन कार्बोनेट की। जरूरी क्या है इस रिएक्शन को होने के लिए? जरूरी है इस रिएक्शन को होने के लिए कि इसके बीटा पोजीशन पर प्रोटॉन हो, एसिडिक प्रोटॉन। क्या होना चाहिए? एसिडिक प्रोटॉन। और अगर एसिडिक प्रोटॉन है तो इसमें माइनस बन गया। अगर इस माइनस पर अगर कोई एल्काइलेटेड कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अटैक करता है, तो इस टाइप का कंडीशन आपका बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस जनरेट हुआ है, तो कोई इलेक्ट्रॉन चाहने वाला यहाँ पर आकर के जुड़ सकता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन चाहने वाला कार्बन हो, तो कार्बन यहाँ पर जब जुड़ेगा तो वो कार्बन जो है फिर एल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर एल्कीन में कन्वर्ट नहीं होगा, आयनिक कार्बन ही होगा, तो कहाँ से एल्कीन में? समझ आया? तो ये एक प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर ऑफ फ्यूजन कार्बोनेट। ठीक है भाई? आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो, मैं आपको यही पर थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। अगर आप इतना समझ गए तो अपन क्या करते हैं, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं। सपोज मान लो कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप। क्या है? इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप। और यहाँ पर आपका क्या है, एसिडिक प्रोटॉन। ये क्या है आपका? एसिडिक प्रोटॉन। ये देखिए, अब अगर ये एसिडिक प्रोटॉन है तो थोड़ा समझना, अगर यहाँ पर कोई बेस देता है तुमको, ये बेस ही तो है, रिएक्शन कराया है तुमको बेस से, और बेस के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल देता है। सपोज मान लो कि जैसे अभी मैं इलेक्ट्रोफाइल क्या लिया था, CH2 सॉरी MeO CH2Cl। लेकिन सपोज कोई इलेक्ट्रोफाइल दिया है, हमको अभी बताया नहीं कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल। तो करना कुछ नहीं है तुमको, बेस क्या करेगा, H+ को रिमूव करेगा। उसका काम क्या है बेस का? सिर्फ यहाँ पर माइनस बनाना। और यहाँ पर जैसे ही ये माइनस, बेस का काम क्या है? माइनस बनाने का। तो सपोज यहाँ पर वो माइनस बना दिया, ये लो बन गया माइनस। अब माइनस बन गया तो जो इलेक्ट्रोफाइल तुमको दिया रहेगा, करना कुछ नहीं है, तुम ना ये मेटल है और दुनिया का कोई भी यहाँ पर चलो कोई इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो मैं तो सीधा एक काम करता हूँ, मैं इतना सब नहीं लिखता, तुमको सीधा कॉन्सेप्ट देता हूँ। मान लो सीधा ये इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप है, और इस इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप से तुम्हारा जो है डबल बॉन्डेड कार्बन ऐसे जुड़ा था, ये ऑक्सीजन, ये तो ऐसे ही तो जुड़ा है। यहाँ पर माइनस जो है ना, वहां पर सिर्फ तुम क्या कर देना, P+ लगा देना। तुम्हारा क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो जब ऐसा हो कि एक ऐसा फ्यूजन कार्बोनेट जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, सॉरी अल्फा बोलता हूँ, एसिडिक प्रोटॉन हो, दैट इज बीटा पोजीशन पर एसिडिक प्रोटॉन हो, तो अगर वो बेस और एक इलेक्ट्रोफाइल दिया तो वो करना कुछ नहीं है, उस हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना बीटा पोजीशन से, और उसके जगह पर क्या लिख देना, इलेक्ट्रोफाइल। तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो गया? बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। समझ आया? तो ये है तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर सिर्फ तुमको क्या जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल। आगे बढ़े। अब बात आती है स्ट्रॉक कार्बोनेट्स की। अब स्ट्रॉक कार्बोनेट्स की जब बात आएगी तो हमको सिर्फ पहले इसकी प्रॉपर्टीज जाननी है, जैसे फ्यूजन कार्बोनेट्स की पढ़े। तो जब फ्यूजन समझ गए तो स्ट्रॉक जस्ट उसका थोड़ा सा अपोजिट होता है। तो देखिए स्ट्रॉक कार्बोनेट्स की क्या खासियत होती है।
रॉक कार्बोनाइड में सबसे पहली बात होती है कि इसमें पहले ही हम देख चुके हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बिन्स के वो अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड दैट इज ट्रिपलेट कंडीशन में होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, श्रॉफ कार्बिन। और जब श्रॉफ कार्बिन जो है मेटल के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसको बोलते हैं श्रॉफ कार्बोनाइड्स। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि इसमें किस तरह से लिंकेज पाया जाता है। तो ऑब्वियसली जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो कोई ऐसा ऑर्बिटल जिसमें दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखे, उन्हीं लोग इसके साथ क्या करेंगे भाई, पेयर करेंगे, तभी तो ओवरलैप होगी। ऐसा होगा क्या कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ओवरलैप करके अरे 3 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भर दिए, नया चीज हो गया। समझ आया? तो अब इतना समझ गए होंगे कि फीजर और स्ट्रॉफ कार्बोनॉइड्स में बॉन्डिंग में चेंजेस होती हैं भाई, इनमें बॉन्डिंग में वेरिएशन है, एक में दूसरे टाइप का ओवरलैपिंग होता है, एक में दूसरे टाइप का ओवरलैपिंग होता है, एक में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है, एक में फुल फील्ड और वैक्यूम का ओवरलैपिंग होता है। समझ आया क्या? तो देखो इसमें बात किया जाए तो जैसे फीजर कार्बोनेट क्या करते थे, ईएन को फॉलो करते थे, ये लोग ईएन को फॉलो नहीं करते, नॉट फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कौन होते हैं ये, श्राप कार्बोनाइड, नाम में श्राप है, ठीक है। चलो ट्रिपलेट कार्बिन होते हैं, इसमें स्पेलिंग देख लेना, ये ई होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर जो कार्बिन यूज होता है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये तो कोई बात नहीं, दोनों में sp2 होता है। सॉफ्ट कार्बोनाइड में जो स्पेक्ट्रेटल लिगेंड होते हैं, ये जो लिगेंड है ये, उसमें कौन कौन होते थे, पाई एक्सेप्टर होते थे, मतलब बैक बॉन्डिंग भी कर लेते थे। लेकिन सॉफ्ट कार्बोनाइड में जो मेटल के साथ जो और स्पेक्ट्रेटल लिगेंड जुड़े रहते हैं वो बैक बॉन्डिंग वाले नहीं होते, वो सिग्मा डोनर नेचर के होते हैं, सिर्फ देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं करते। ये एक चेंजेस है। दूसरी चीज, मेटल जो होता है वहां पर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या भाई? तो जस्ट उल्टा नेचर शो कर रहा है ये। दूसरी चीज, जी जो होता है ना इसमें ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले ग्रुप नहीं होंगे तो कौन होंगे भाई, तो जी जो है, ये जो जुड़े रहते हैं ना, ये जी कार्बिन से जो जुड़े होंगे वो हाइड्रोजन हो सकता है, ड्यूटेरियम हो सकता है, ट्राइटियम हो सकता है, या मेथाइल या कोएल्काइल या एराइल हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, जैसे OH OR NH2 NHR2। समझ आया क्या? ये है इसके नेचर। अब बात ये है, एक लाइन इंपॉर्टेंट ये होता है कि रोटेशनल बैरियर जो होता है बिटवीन मेटल कार्बन बॉन्ड इज हायर इन सॉफ्ट कार्बोनाइट देन फीजर कार्बोनाइट। अब फीजर में होता क्या था भाई, फीजर में ना इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले लोग जुड़े रहते थे, वो बोलते थे कि भाई हमारे तरफ भी बैक बॉन्डिंग कर लो, और हमारे तरफ जब बैक बॉन्डिंग करोगे तो ये वाला बैक बॉन्डिंग आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो एक ही खाली हाथ है, या तो इधर से एक्सेप्ट करोगे या इधर से। तो जैसे ही इधर बैक बॉन्डिंग होता है फीजर कार्बोनाइट में, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड, और जैसे ही ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड अगर कम हुआ तो सिंपल सी बात है यहाँ के बॉन्ड को घुमाना, रोटेशनल बैरियर जो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से सिंगल में हुआ मतलब आसानी से घूम जाएगा। लेकिन श्राप कार्बोनाइट्स में होता क्या है, इधर भैया कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एल्काइल ये सब ग्रुप में तो बैक बॉन्डिंग इधर होता नहीं, तो पूरा का पूरा फोकस जो है कार्बिन का इधर के बैक बॉन्डिंग में ही होता है। मतलब यहाँ इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने की टेंडेंसी फीजर के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो जाती है, मतलब ये डबल बॉन्ड नेचर का ही ज्यादा शो होता है, तो यहाँ पर बैरियर कम ही नहीं हो रहा है। अब बैरियर कम नहीं हो रहा है तो भैया ऑब्वियसली रोटेशनल बैरियर यहाँ पर श्राप कार्बोनाइट में बढ़ गया एज कंपेयर टू फीजर कार्बोनाइट। समझ आया? तो आज तो कुछ लोग सर का, हाँ एक बार और बता दीजिए। मैं बोल रहा कि देखो तुम्हारे पास है एक ही ऑर्बिटल,
ये फ्रीजर कार्बोनाइड में होता क्या था, इसके पास वैकेंट था। अच्छी बात क्या होती थी कि इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता था, तो इधर बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ तो इधर भी हो जाता था, और जब इधर बैक बॉन्डिंग होगा तो भाई ये बोलता है कि तुम्हारे पास एक ही पीजेड ऑर्बिटल है, या तो तुम इधर बैक बॉन्डिंग करो या इधर। तो जब ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल इधर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता था तो इधर नहीं हो पाता था, तो इधर ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता था। तो वहां पर अब ये बॉन्ड जो है मेटल कार्बन बॉन्ड जो है आसानी से रोटेट कर सकते हो, तो रोटेशनल बैरियर कम हो गया। लेकिन जब श्रॉफ की बात आती है तो इन लोग तो बोलते हैं कि भैया तुम तो वैकेंट ऑर्बिटल रखते ही नहीं हो, तुम तो हाफ फील्ड वाले हो। हाफ फील्ड वाले हो अच्छी बात है, लेकिन हमारे तरफ भी कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम लोग खुद नहीं है, तो हम लोग बैक बॉन्डिंग कहाँ से करेंगे। समझ आया? तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती इधर कार्बन और जी के बीच, वो पूरा का पूरा बैक बॉन्डिंग और जो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है मेटल और कार्बन के बीच होता है। तो यहाँ स्वार्क कार्बिन में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो इसलिए बोल सकते हो कि यहाँ पर बैरियर तो कम ही नहीं हो रहा है। तो रोटेशनल बैरियर जो है स्वार्क कार्बिनाइट्स में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्रीजर कार्बिनाइट्स। समझ आया? यस सर। तो ये था फीचर आपका स्वार्क कार्बिनाइट्स की। अब देखिए प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज में ही अगर हम बात करें तो स्वार्क कार्बिनाइड जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं, मतलब स्वार्क कार्बिनाइड का कार्बन जो है न्यूक्लियोफिलिक होता है, उसमें क्या था इलेक्ट्रोफिलिक, इसीलिए तो बताया वहां पर जो रिएक्शन लिखा था मैं उसमें किस टाइप से रिएक्शन होता है। तो स्वार्क कार्बिनाइड का कार्बन न्यूक्लियोफिलिक होने के कारण अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के। उसमें क्या होता था फ्रीजर में, कार्बन जो है कार्बिन का वो इलेक्ट्रोफिलिक होता था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता था। तो देखिए ये जो आपका CH2 है यही कार्बिन है, देखो यहाँ पर ये मेटल के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, दैट इज ये मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स है। अब मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल सी बात है, कार्बन से जो जुड़ा हुआ ग्रुप है वो ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ना कुछ है, दोनों हाइड्रोजन है, तो ये एक स्वार्क कार्बिनाइड है। और स्वार्क कार्बिनाइड जब होता है तो इसका जो कार्बन है ना वो अब न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है, भैया तू मेटल है, तू कौन है, तू मेटल, और मैं कौन हूँ नॉन मेटल, मैं कौन हूँ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो है वो मेटल से तो काफी ज्यादा होती है, तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर मेरे तरफ ही होगा, और जब मेरे तरफ होगा तो मैं तो निगेटिव चार्ज वाला हो जाऊंगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का शो करूंगा, और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर अगर मेरे पास है तो मैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करूंगा। तो सबको पता होगा कि AlMe3 जो है BF3 हो गया, एल्यूमिनियम का जो है आपका क्या बोलते हैं उसको मॉलिक्यूल हो गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो लुइस किसके तरफ आज बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करते हैं, लुइस एसिड। तो भाई इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए तो ये जो है एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये जो CH2 है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है इस तरह का मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें CH2 में माइनस आने के कारण ये एल्यूमिनियम से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जिसको एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर लिया, एल्यूमिनियम एक्सेप्ट किया इसलिए माइनस चार्ज, और यहाँ से मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड टूटा है इसलिए मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो यहाँ भी ये जो है आपका सिलिकॉन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होने के कारण सिलिकॉन से रिएक्शन करके ये जो है सिलिकॉन से जुड़ जाता है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको कॉम्प्लेक्स में आपको उसके ऊपर में दिखाया गया है, यहाँ पर ब्रोमीन जो है माइनस फॉर्म में रीमूव हो जाता है। तो ये रिएक्शन किसके कारण हो रहा है, स्वार्क कार्बिनाइड के न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के कारण। क्लियर है? चलिए
अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन की। हमको दोनों चीजें जो है जस्ट अपोजिट कैरेक्टर की है, तो हमको ध्यान रखने वाली बात है कि किसमें क्या होगा। अगर एक को याद कर ले तो दूसरा याद आराम से हो जाएगा, अगर दोनों याद करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक को याद करना, दूसरा अपने आप हो जाता है, क्योंकि जस्ट अपोजिट कैरेक्टर जो है दूसरा वाला कार्बोनाइट शो करता है। जैसे कि ये एक मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले मैं तुमको कार्बिन के टर्म में समझाता हूँ। तो ये अगर ये कार्बिन है तो ध्यान देना, ये अगर ये कार्बिन है तो कार्बिन जो है अगर सिंगलेट कार्बिन यूज हुआ तो वो फिजर होगा, अगर ट्रिपलेट कार्बिन यूज हुआ है तो वो स्वॉप कार्बिन होगा। कार्बिन के टर्म में समझ आया, कब फिजर और कब स्वॉप। ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. अब आगे देखो, अब मैं बताता हूँ तुमको जी के टर्म में। तो बताओ मेरे को जी जी क्या होना चाहिए, इसमें क्या होता है तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जब ग्रुप होएगा तो वो जो है वो फिशर कार्बिन होएगा। और दूसरी नई जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होगा तो वो स्वॉप कार्बिन होगा। तो उसमें देखिए, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। आई मीन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम जब मतलब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ना हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्वॉप कार्बिन हो जाएगा। तो ये है इन टर्म्स ऑफ जी। अब बात कर लेते हैं कार्बन के टर्म में, ये कार्बिन का जो कार्बन है उसके टर्म में। तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो कब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा तो क्या होगा। इलेक्ट्रोफिलिक होता है तो फिशर होता है। Electrophilic, sir. तो फिजर, तो दूसरा वाला ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक। श्रॉफ। तो एक याद करो दूसरा याद होगा, दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से में क्या याद किए थे। क्लियर है। तो देखो, नेचर ऑफ कार्बन एटम इन टर्म्स ऑफ कार्बिन कार्बन, तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो फिजर, न्यूक्लियोफिलिक होगा तो श्रॉफ। ये कार्बिन के टर्म में समझ आया क्या। अब हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं मेटल के टर्म में, ठीक है, और लिगेंड के टर्म में, स्पेक्ट्रेटल लिगेंड के टर्म में। इतना क्लियर है। चलो यस सर। अब यस देखो, सर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तुमको मेटल के टर्म में, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या करता है, फिजर। फिशर होता है। हाई वाला जो होता है क्या होता है, श्रॉफ। तो ये बात हो गई मेटल के टर्म में, ये भी तुमको याद हो गया। लिगेंड जो स्पेक्ट्रेटल लिगेंड है उसके टर्म में क्या होगा, तो स्पेक्ट्रेटल लिगेंड के टर्म में भैया जब पाई एक्सेप्टर होगा तो फिजर, और जब सिर्फ सिग्मा डोनर होगा तो श्रॉफ। बात आई समझ में, इसको भी पढ़े थे। अब बात यस सर। करते हैं रोटेशनल बैरियर की। तो रोटेशनल बैरियर किसमें हाई किसमें कम, श्रॉफ फिजर में ज्यादा और श्रॉफ में फिशर ज्यादा, में फिजर में कम। तो रोटेशनल बैरियर लो होती है फिजर में, हाई होती है श्रॉफ में। मैं तो बोलता हूँ कि अगर इतना पढ़ लो तो जिस दिन किस्मत अच्छी रही 4 नंबर का सिर्फ इतने से ही क्वेश्चन आएगा कि बताओ तो कौन सा प्रॉपर्टी जो है करेक्ट है फलाने फिजर के लिए, और कौन सा प्रॉपर्टी जो है इनकरेक्ट है श्रॉफ के लिए, या करेक्ट है श्रॉफ के लिए। 4 नंबर में पूछता है भाई। इतना लगता है जब पढ़ते हैं तो आसान, लेकिन जब कंफ्यूज हो जाए तो फिर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इजी है, अब छोड़ भी नहीं सकते, अब करे तो करे क्या। ठीक है, हो जाएगा यार। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो भाई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है आपसे पूछूंगा श्रॉफ कार्बिन्स आर, बताइए श्रॉफ कार्बिन कौन सा ऑप्शन। ट्रिपलेट एंड न्यूक्लियोफिलिक। A. ए और ऑप्शन। सबका। तो देखो याद है तो कितने यस आसानी सर। से बनता है। श्रॉफ कार्बिन्स आर ट्रिपलेट एंड न्यूक्लियोफिलिक। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजर टाइप मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स इज दैट, क्या ऑप्शन होगा। फिजर कार्बिन के पास पूछा है, फिजर कार्बिन में पूछा है। Sir, D. क्या, D option. डी ऑप्शन। और कोई, डी ही होएगा।
अच्छा मैं बताता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग भी डी ही होगा, लेकिन तुमको मैं थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ। ये एक अजय कुमार का जो बुक है उसका क्वेश्चन है, और अजय कुमार ने इसका आंसर जो है बी लिया है। समझ आया? तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये आप उसके इग्नोर नहीं कर सकते। उनके क्वेश्चन आंसर में आंसर की में इसका बी आंसर लिया गया है कि ऑल एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन एटम्स आर कोप्लैनर। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से द कार्बन एटम इज न्यूक्लियोफिलिक, ये आंसर होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये ऐसा प्रॉब्लम है इसमें, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन नहीं होता इसमें, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई जो कार्बन होता है ना फिजर में, वहाँ ये मेटल से जुड़ा रहता है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इधर भी डबल बॉन्ड बन जाता है कभी, जब इधर नहीं रहता तो इधर भी डबल बॉन्ड। तो मेरे ख्याल से दोनों ही कंडीशन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो होता है, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो भैया प्लेनर ही स्ट्रक्चर है कि नहीं? प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, यस तो वो तो प्लेनर होना चाहिए, को प्लेनर जिसको बोल रहे हैं। तो ये तो कहीं कहीं सही भी है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेकिन हाँ, जो आंसर बी लिया है मैं ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये थी बात आपकी फीचर और श्रॉक कार्बोनाइट्स की। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इम्पॉर्टेंट और थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी के हम एक्सटेंशन करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको श्रॉक कार्बोनाइट्स के एग्जाम्पल बताऊँगा। क्योंकि वो ऐसे कार्बोनाइट जो EN को फॉलो नहीं करते फिर भी क्यों इम्पोर्टेंट हैं, और कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो श्रॉक कार्बोनाइट्स पे सिंथेसाइज किए गए हैं, जैसे टेबे रिएजेंट हो गया, ग्राफ्स कैटालिसिस हो गया। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं। ठीक है, कोई एल्कीन बनाने के काम आता है तो कोई मेटाथेसिस में काम आता है। ठीक, इसलिए श्रॉक कार्बोनाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अगले लेक्चर में इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। Thank you, sir. Thank you, sir. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।